हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर। जो वेक्टर है ना, आपको मैं बता देता हूं, ये आप अपने जिंदगी में जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक इस वेक्टर का काम है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक आपको एक वेक्टर का काम है। क्योंकि वेक्टर वैसा एक क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम बहुत सारे चीज निकाल सकते हैं। क्योंकि आप अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम एक वेक्टर अगर आपको पता है तो आपको बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये स्पेशली क्लास 11th जेई एंड नीट के बच्चों के लिए है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जेई या नीट के लिए तो देखोगे तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में आपको वेक्टर के ऊपर से कुछ ना कुछ आपको वेक्टर से गुजरना पड़ता है। हमेशा कुछ ना कुछ चीजें आपको फिजिकल क्वांटिटी दे देगा। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपको वेक्टर एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये चैप्टर जो है ना, उसको हल्के से मत लो। आपका हो सकता है आपका स्कूल में इस चैप्टर को हल्के से ले सकते हैं, लेकिन आप हल्के से मत लो। मैं एज अ गाइड, एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हल्के से मत लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर इसको हल्के से लोगे ना तो आप फंसते रहोगे, हमेशा फंसोगे, दिक्कत होते रहेगा। तो आपको डराने के लिए नहीं, आपको मोटिवेट कराने के लिए बोल रहा हूं। ये एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। अब ऐसा होता है ना, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। मैं ये बोलता हूं कि इसको आप डाउनलोड करके मत देखिए। आपको जब टाइम, फ्री टाइम मिले तब पढ़ो, है ना। ये पढ़ाई करना है, ये एंटरटेनमेंट वाला बात नहीं है। आपको पढ़ाई करना है, आपको अच्छे से बैठना है, कॉपी और पेन लेना है, और जो जो बताया जा रहा है वो सारे पॉइंट को आपको लिखना है। जो भी आपका डाउट आता है सब एक साथ लिखो, या फिर उसमें कमेंट में तुरंत पूछते जाओ। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ऑनलाइन देखोगे उसको तो आप डाउट पूछ सकते हो बहुत आसानी से। नहीं तो क्या होता है ना, बच्चे डाउनलोड करके देखते हैं, हाँ डाउट पूछेंगे, बाद में पूछ लेंगे, सर का एफबी में पूछ लेंगे, आपका डाउट पूछा नहीं जाता है, तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एंड तक देखिए, ऑनलाइन देखिए, है ना। जब भी आपको टाइम मिले, एक अगर पूरा एक साथ नहीं देख पा रहे हो तो दूसरे टाइम में आके उसको देखो, आराम से देखो। ओके। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो आ रहा है, वेक्टर है। मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपने वेक्टर का नाम सुना होगा बचपन में, आपने कुछ ना कुछ तो सुने होंगे कि ये वेक्टर है, वो वेक्टर है। आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन होता है, जिसका यूनिट होता है। ये सारे आपने पढ़ा था। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहली बात आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है बाय मींस ऑफ व्हिच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स का जो लॉ है, जो भी जितना भी लॉ है, सारे फिजिक्स का लॉ को हम डिस्क्राइब करते हैं एक किसी चीज से, और वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड इफ इट हैज, इसके पास अगर मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तब भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, साथ साथ में उसके पास यूनिट भी है, तब भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इसके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है एंड डायरेक्शन है, तब भी ये फिजिकल क्वांटिटी है। बट हम सबको अलग अलग नाम से जानते हैं। जिसका नाम है, हम देख लेते हैं, जिसका नाम सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हम उसको बोलते हैं रेशियोज। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग रेशियोज बोलते हैं। रेशियोज में कुछ कुछ होता है, जैसे आपने रिलेटिव डेंसिटी का नाम सुना होगा। रिलेटिव डेंसिटी आपने सुना ना? तो ये रिलेटिव डेंसिटी होता है एक। दूसरा आप बोल सकते हो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये एक स्ट्रेन होता है। जितना भी रेशियो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, सेम अमाउंट डिवाइडेड बाय सेम, सेम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी, लेंथ से लेंथ को डिवाइड कर रहे हो तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा बच्चों, उसके पास यूनिट नहीं रहेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। तो ऐसा टाइप का जो क्वांटिटीज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियोज बोलते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? दूसरा आ रहा है हमारा मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, जिसमें मैग्नीट्यूड है, यूनिट भी है। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, जिसका एग्जांपल आप बोल सकते हो। स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, आप बोल सकते हो स्पीड हो गया। ये सारे क्या हो रहा है? डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। ये क्या है एक्चुअल में? मैग्नीट्यूड है, यूनिट है। जैसे आप वर्क भी बोल सकते हो,
वर्क हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, हालांकि इनके पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज उनके पास यूनिट भी है। इतना हमें समझ में आता है। तीसरा जो क्वांटिटी है जिसमें हम लोग स्पेसिफाई करा था, इसका नाम है जिसमें मैग्नीट्यूड है, यूनिट है एंड डायरेक्शन है, तीनों के तीनों है, दैट टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। लेकिन आपको मैं और बताने वाला हूं, वेक्टर्स में कुछ अलग चीजें हैं, कुछ फंडा होता है, वो सारे फंडे को भी देखना पड़ता है वेक्टर होना है कि नहीं ये देखने के लिए। तो जिसके पास यूनिट है, मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरा आप बोल सकते हो वेलोसिटी हो गया, तीसरा आप बोल सकते हो फोर्स हो गया, तीसरा बोल सकते हो फोर्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा हम बोल सकते हैं, और बाकी इतना तो हम आगे देखेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट देखा जाए एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, शॉर्टकट रास्ता, इनिशियल टू फाइनल, दैट इज डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है। बात समझ में आ रहा है। वेलोसिटी, फोर्स इस डायरेक्शन पे, इधर उसको पुश करो या फिर पुल करो, ऑब्वियस बात है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। बट मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास अगर मैग्नीट्यूड है, इसके पास यूनिट है एंड डायरेक्शन है, तब भी उसको हम क्या नहीं बोल सकते, हमेशा वो वेक्टर नहीं होता है। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो लिमिटेशंस को भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो वेक्टर में क्या हो रहा है, जो वेक्टर है उसमें उसके पास ये होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, ये मतलब इस डायरेक्शन पे है तो उस डायरेक्शन पे ही है। बात समझ में आ रहा है। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा उसको क्या करना चाहिए, ओबे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। ये वेक्टर एडिशन का एक लॉ है जिसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है। मानो ये एक वेक्टर ए है, मानो ये दूसरा वेक्टर बी है, अगर हम इसको, ये जो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है, तो इसको अगर मैं एक ऐसा पैरेललोग्राम शेप का बना लूं, तो मेरे को इसका जो डायगोनल है, अगर ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल अगर मेरे को दिस d इक्वल्स टू a प्लस बी डिफाइन करता है, ये लॉ को फुलफिल करता है, ये स्केलर वेक्टर, ये स्केलर एडिशन नहीं है, ये क्या है, वेक्टर एडिशन है। और इसका जो वेक्टर एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, एक्चुअली उसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, और दैट मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू दैट a वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये एंगल थीटा जो है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। जैसे आप इस वेक्टर को अगर थोड़ा एक्सटेंड कर लोगे, ये दोनों वेक्टर का अगर टेल को एक साथ जोड़ोगे, तो उस सिचुएशन में आपको दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा, और वो एंगल हमारा इधर थीटा आता है। अगर ये वाला लॉ फुलफिल करता है, ये वाला लॉ को ओबे करता है, तो हम उस वेक्टर को, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अदरवाइज हम उसको वेक्टर नहीं कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है जो डायरेक्शन है उसके पास, बट वो वेक्टर नहीं है। अब बोल सकते हो क्या है सर, करंट है, प्रेशर है, ये सारे क्या है, उनके पास डायरेक्शन है, करंट इस डायरेक्शन पे बहता है, बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब जानते हो ना, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फुलफिल नहीं करता है, वो उसको ओबे नहीं करता है, इसीलिए वो वेक्टर नहीं है। बात समझ में आ रहा है बच्चों। आगे जाके हम वैसे भी और भी चीजें देखने वाले हैं, एक एक करके हम सबको देखेंगे। आपको मजा आने वाला है इस चैप्टर में, और आपको दो कारण से इस चैप्टर को पढ़ना है। सबसे पहली बात तो आपको 2 साल फिजिक्स तो पढ़ना ही है। अगर आप मेडिकल में चले जाओगे तो अलग बात है, अगर इंजीनियरिंग में जाओगे तो जिंदगी में फिजिक्स ही पढ़ना है। तो इसीलिए ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। मेडिकल में जाना है तो 2 साल आपको जो भी आपका मेहनत करना है, फिजिक्स में ही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। उनको अगर फील कर लेते हो, उसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको मजा आता है। अदरवाइज आप हमेशा प्रॉब्लम में फंसते रहते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पहले का जो स्टार्टिंग जो हमने शुरुआत किया, वो शुरुआती में जो भी चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से देखो। ये सारे बेसिक फिजिक्स है, इसको आप फिजिक्स भी नहीं कह सकते हो, ये मैथ्स है एक्चुअल में। ये क्या है, वेक्टर एक मैथ है। तो ये सारे चीज हम यहां पे पढ़ेंगे, और फिर मैथ में उसको, फिजिक्स में उसको हम अप्लाई करेंगे। मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। समझ में आ रहा है। मैथ एंड फिजिक्स दोनों भाई भाई है। बात समझ में आ रहा है, तो आराम से रहो। दूसरी बात हो रहा है, यहाँ पे जो एडिशन है वो कम्युलेटिव है। जैसे आप बोल सकते हो, अगर एक वेक्टर ए एंड बी को मैंने प्लस करा, ये वेक्टर एडिशन है, ध्यान में रखना है, तो b प्लस ए भी होता है। अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, देन हम इसको वेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये वेक्टर का ये 3 चीज है, उसको सेटिस्फाई होना है। सबसे पहला तो उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, दूसरी बात उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन उसको फुलफिल करना चाहिए, और तीसरी बात एडिशन है वो ऐसा होना चाहिए, कम्युलेटिव होना चाहिए।
अब बात यहाँ पे आप सोच सकते हो सर आपने ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोल दिया जल्दी में, मुझे समझ में नहीं आया। बच्चों आराम से रहो, आपको मिलने वाला है, आज ही के लेक्चर में आपको मिलेगा, डोंट वरी, शांति बना के रखो। आगे देखते जाएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको ऐसे हवा दिया है, ऐसा करके कोई चीज होता है। जैसे आप जब 12th में आए हुए हो तो सिचुएशन में जेई या नीट बोल के कुछ चीजें था, आपको हवा पहले से मिल गया, अभी आपको पता चलने वाला है एक्चुअल में उसका तैयारी कैसा होता है, तैयारी कितना टफ होता है या डिफिकल्ट, मतलब आराम से कर सकते हो, ऐसा टाइप का जो कम्पिटेटिव वर्ल्ड है ना उसको आराम से देखना पड़ता है। तो सब चीज पहले आपको थोड़ा बहुत हवा दे रहा हूं मैं। चलो आगे देखते हैं। नोट, यहां पे नोट पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, डायरेक्शन बट नॉट वेक्टर। जैसे मैंने पहले बोला था, कुछ कुछ ऐसा क्वांटिटीज है जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है एंड डायरेक्शन होता है, फिर भी ये क्या नहीं है, वेक्टर नहीं है। तो अगर ऐसा टाइप का कोई क्वांटिटी है, वो कौन कौन सा क्वांटिटी है देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा टाइम आता है, जो घड़ी में आप देखते हो, अच्छा इतना टाइम है, उसके पास डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है वो देखना पड़ता। ठीक है, प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, करंट हो गया। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैं इसका इलाबोरेशन आपको थोड़ा दिखा देता हूं। मानो कि ये करंट इस डायरेक्शन पे आ रहा है, इस डायरेक्शन पे करंट आ रहा है, ये हमारा एक नोड पॉइंट है और इस डायरेक्शन पे करंट जा रहा है। ये 2 एंपियर है, ये 3 एंपियर है और ये कितना होगा, 5 एंपियर होगा। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 हो, या फिर दोनों के बीच में एंगल 60 हो, या दोनों के बीच में एंगल 30 हो, या फिर कुछ भी हो, ये जो टर्मिनल है यहां से ये वाला, यहां से हमें हमेशा 5 एम्पियर ही जाएगा। ये तो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो ना, ये आप क्लास 10th में पढ़े हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको तो एक चैप्टर था ना। ऐसा मत बोलना, झूठ मत बोलना, मेरे को पता है है ना, मेरे को पता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपने पढ़ा था, तो इसमें ऐसा आपने पढ़ा था। ऐसा एक मान लो इसको जंक्शन कहते हैं, इस जंक्शन में जितना करंट आ रहा है उतना करंट बहता है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो ऐसा प्लस नहीं होता। ये तो स्केलर प्लस करा ना आपने, ये तो स्केलर एडिशन हो गया, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे जिनके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये होता है और वो वेक्टर नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। तो आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको ऑप्शन में मान लो दे दिया करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा बोला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा पॉइंट बोला वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा एंड भी, अब कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा 4 ऑप्शन दे दिया। अगर वेक्टर स्केलर ऐसे दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में आपको स्केलर दबाना है। अगर आपको टेंसर भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं ये ऑप्शन टेंसर ही होएगा। बात समझ में आ रहा है, गलती मत करना। अगर मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं ना तो मैं टेंसर बीच में डालूंगा, आपको गलतियां कराऊंगा आपको उल्लू बनाऊंगा। बात समझ में आ रहा है, ओके, इतना समझ में आता है। दूसरा हमारा यहाँ पे एरिया, डाइपोल मोमेंट, करंट डेंसिटी, ये कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे एरिया एक क्वांटिटी है, इस एरिया लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल टू दैट सरफेस, जिस सरफेस का आप एरिया निकाल रहे हो। बात समझ में आ रहा है। मानो कि ये मानो सरफेस है, ये मानो क्या एक सरफेस है, उसका हमें क्या चाहिए, एरिया बनाना है। तो ये तो एरिया हो गया, आपने क्या करा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ आपने करा, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू दैट सरफेस। ये नॉर्मल डायरेक्शन पे है, ये नॉर्मल टू दैट सरफेस इज द एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रहा है, नीचे भी हो सकता है एरिया वेक्टर। बात समझ में आ गया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह में आपको और चीज मिलने वाला है। फिर आपका आता है डाइपोल मोमेंट, जो आपको क्लास 12 में मिलने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में। डाइपोल दो पोल होता है, इसमें क्या होता है, दो पोल में दो चार्जेस होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, थोड़ा हवा दे देता हूं। मानो कि ये आपका क्या है, चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का एक डिस्टेंस d है। द डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, यही डाइपोल मोमेंट मिलता है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आपको अभी याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वैसे भी 12th में ये मिलने वाला है और 12th क्लास में आप पढ़ लोगे। अभी आपका 12th में हो तो आपको मिल गया होगा, अगर आप 13th में हो तो आपको तो पता ही है सब कुछ, है ना।
तो एरिया वेक्टर, ये मैंने एक सरफेस लिया, ये सरफेस का एरिया है नॉर्मल टू दैट सरफेस, मैंने अभी अभी आपको समझाया। और करंट डेंसिटी भी होता है, करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और करंट डेंसिटी मींस एक्चुअल में होता है जे, जो होता है जे इज द करंट डेंसिटी, दैट इज आई डिवाइडेड बाई ए होता है। और आपका यहां से हम लिख सकते हैं ये करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे डॉट ए वेक्टर, क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यही होता है हमारा। और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये करंट भी हमारा मैग्नीट्यूड मिलता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बट ये सब मैग्नीट्यूड जिनों को मल्टीप्लिकेशन करना वगैरह वगैरह हम इस चैप्टर के एंड वाले सेशन में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये होता है हमारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जब हम करते हैं उस टाइम हमें ये सब मिलने वाला है। तो बच्चों आगे देखते हैं दूसरे में। यहां पे देखो कुछ टाइप्स है, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे टाइप होता है वेक्टर का। जैसे पहला टाइप हो गया हमारा पोलर वेक्टर। क्या होता है, इसको पोलर वेक्टर कहते हैं, जिसमें सेम स्टार्टिंग पॉइंट और आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो ये एक बॉक्स है, मान लेते हैं ये एक बॉडी है जिसमें आपने फोर्स लगाया ऐसे डायरेक्शन पे, इसको थोड़ा मिटाते करते हैं। सर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता? नहीं बच्चों आता है मेरे को, क्या बोल रहे हो? तो ये हमारा एक पॉइंट है जिसमें मैंने फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाया, और ये जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और उसके नीचे मानो इसमें यहां से ये पॉइंट से ये यहां तक पहुंच गया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, बट इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम है। अब फोर्स लगा रहे हो उसमें क्या होता है, फोर्स में ऐसा नहीं है कि हमेशा, क्योंकि यहां पे हम जो भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं क्या मिलता है, दोनों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर आपका जो इसने ट्रेवल करा वो दोनों पॉइंट एक है, ऐसा हो सकता है रिजिड बॉडी में होता है। बट अगर ये रिजिड नहीं है तो उस सिचुएशन में, तो इसीलिए मैंने यहां पे ये कहा कि अगर यहां पे दोनों पॉइंट है, मतलब आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम है, देन यू कैन से दोनों वेक्टर क्या है, हमारा पोलर वेक्टर है। इतना हमें समझ में आता है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको हम लोग बोलेंगे पोलर वेक्टर, राइट। अब दूसरा आ रहा है हमारा एक्सियल वेक्टर, जिसको एक्सियल वेक्टर नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो ये एक्सिस के साथ कुछ रिलेशन होगा, एक्सिस के साथ कुछ रिलेशन होगा। अभी एक्सिस के साथ क्या रिलेशन है, रिप्रेजेंटिंग ए रोटेशनल इफेक्ट एंड ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे जैसे मैं बताता हूं बच्चों, अब सोचो रिप्रेजेंटिंग रोटेशनल इफेक्ट, आपने रोटेशन तो थोड़ा बहुत तो पता है ना, रोटेशन एक्चुअल में होता है, एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, मैंने इसको ऐसे रखा, यहाँ पे मैंने क्या, हाँ यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पेबोट कर लिया, ऐसे फिक्स्ड कर दिया, और मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये घूमते रहा। बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बोलो। ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये पूरा एक बॉडी है जिसको हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी बोलते हैं। आप क्लास 11th में आपको रिजिड बॉडी डायनामिक्स में ये सारे चीज मिलने वाला है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, ये रोटेट कर रहा था ना बच्चों, तो अब उसका जिस पॉइंट के अबाउट या फिर जिस एक्सिस के अबाउट एक स्ट्रेट लाइन हो रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स्ड करा था, ये एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रोटेट कर रहा था। ये वेक्टर जो अभी एक्सियल वेक्टर है, दैट रिप्रेजेंट्स ओनली द रोटेशनल इफेक्ट। जैसे आपका रोटेट हो रहा था, इसमें कुछ एंगल उसने अचीव करा था, जैसे आप बोल सकते हो, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, यहां पे पाइवट करा था, ये आपका एक रॉड है मानो, और ये ऐसा रोटेट करके यहां पहुंच गया, मान लेते हैं इतना पहुंचा है ना। अब इसने कुछ थीटा अचीव करा, यहां से ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, राइट बच्चों। अब यहां से इस डायरेक्शन पे, अपवर्ड डायरेक्शन पे थीटा उसने ट्रेवल करा। अब ये थीटा हमारा क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बट बहुत बच्चों को या फिर बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि जिस डायरेक्शन पे थीटा आप कवर कर रहे हो उसी वही तो डायरेक्शन होता है एंगल का, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट मैं आपको बता देता हूं ये ऐसा नहीं है। जिस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, हमें जो एक्चुअल में एक्सियल वेक्टर का जो डायरेक्शन मिलता है, हमें मिलता है बाय राइट हैंड थंब रूल से। कैसे मिलता है, बाय राइट हैंड थंब रूल से। जिस डायरेक्शन में ना बच्चों रोटेट कर रहा है, जैसे ये ऊपर डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, उस डायरेक्शन पे आप इसको ऐसे रोटेट कराओ, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। बात समझ में आ रहा है, ये थीटा हो रहा था उस डायरेक्शन पे, ओमेगा होगा तो ओमेगा के उसी डायरेक्शन पे, रोटेशन के डायरेक्शन पे अपना उंगलियों को कर्ल करो, ऐसे ऐसे करो,
टेढ़ा कर लो, ऐसे कर्ल करो, और थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस डायरेक्शन पे ऐसे घूम रहा था ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया ऐसे घूम रहा था, तो मैंने अगर इसको उंगलियों को ऐसे कर्ल करा तो ये मेरा थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सियल वेक्टर, जो आपको बोल सकते हो थीटा, ओमेगा, टॉर्क या फिर एंगुलर एक्सीलरेशन। ये सारे के सारे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है। और हमें कौन सा लॉ से मिल रहा है? ये हमें राइट हैंड थंब रूल से मिल रहा है। राइट हैंड थंब रूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ओके ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। दूसरा हम देखते हैं, देखो यहाँ पे सम अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप का वेक्टर्स भी हो सकता है। जैसे हमारा जीरो वेक्टर हो गया। जीरो वेक्टर नाम से पता चल रहा है उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इनडिटर्मिनेंट डायरेक्शन, उसमें कोई डायरेक्शन होता नहीं है। प्रॉपर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली ये वेक्टर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा, उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है बच्चों। दूसरा यहाँ पे तीसरा आ रहा है जो आपका लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर जो होता है सेम सेम वेक्टर होता, सेम सेम वेक्टर जैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है, एक दूसरे को क्या कर रहा होता? सपोर्ट कर रहा है। सेम सपोर्ट्स हो गया, और उसके बाद आप बोल सकते हो दोनों पैरेलल हो गया, या दोनों का डायरेक्शन जो भी सेंस है वो सेम है। जैसे ये दोनों हो गया, मानो ये दोनों क्या हो गया? लाइक वेक्टर हो गया, दोनों का सेंस सेम है। या फिर आप देख सकते हो, मानो ये थीटा हो गया, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन पे हो गया, ये थीटा वन है थीटा टू, ये दोनों भी लाइक वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन भी हम देख सकते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन पे हो रहा है। तो ये सारे के सारे एक्चुअल में अगर सेंस देखो, पैरेलल हो और सेम सपोर्ट हो रहा है, तो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक वेक्टर्स बोलते हैं। वैसे ये सिंपल नाम है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए, नाम से पता चलता है। लाइक मतलब एक जैसा, लाइक मतलब एक जैसा, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरा आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब हम एक वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नाम से भी पता चलता है सच्चो, यहाँ पिक्टोरियल मतलब आप पिक्चर से आप इसको रिप्रेजेंट कराते हो, मैथमेटिकल मतलब मैथ से, मैथ के हेल्प से उसको रिप्रेजेंट कराते हो। जैसे पिक्टोरियल वाला हम पहले लेते हैं पिक्टोरियल, जैसे ये एक वेक्टर हो गया, मानो ये ए वेक्टर हो गया, राइट बच्चों। अब ये हमारा एक एक्सिस है, जस्ट मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट। अब यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल पे ये रखा हुआ है। अब ये एक वेक्टर है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल। जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम एक एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो तो होता है ना, उसके एक हेड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और ये वाला पोर्शन को हम लोग इसको टेल बोलते हैं। अब जो हेड है वो एक्चुअल में एरो का जो हेड हो रहा है उसको हम इधर दिखा रहे हैं। अब यहां पे बात आता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर है, मान लो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर, तो अब बोल सकते हो जो लेंथ ऑफ दिस एरो है वो 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। या फिर आप किसी स्केल से आप इसने बोला कि ये 5 यूनिट है, या स्केल के हिसाब से आप बोल सकते हो, लेकिन इसका जो लेंथ है, एरो का लेंथ ही हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझाता है, और उसका जो एरो का डायरेक्शन है वो हमारा वेक्टर का डायरेक्शन समझाता है। उतना बतलाता है। बात समझ में आ रहा है? इतना हमें बताया। अब अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे, तो यहां पे देखो बच्चों, ये ए वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ए वेक्टर इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ में एंगल लिखते हैं, दैट इज एंगल ये। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे मैंने जो ए लिखा, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, एंड द थीटा इज द डायरेक्शन। ये क्या है एक्चुअल में? थीटा इज द डायरेक्शन फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। जो मेरा रेफरेंस एक्सिस है ना, वो हम लोग हमेशा इन जनरल ले लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसका हम लोग मैग्नीट्यूड को हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं बच्चों। इतना आपको समझ में आया? इसका मतलब थीटा एक्चुअली आपको शो कराता है डायरेक्शन फ्रॉम रेफरेंस, फ्रॉम क्या है? रेफरेंस एक्सिस या फिर फ्रॉम अ रेफरेंस लाइन, और हम मेजर करते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज। इतना आपको समझ में आता है? तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैथमेटिकल वे। तो आप लिख सकते हो ए मल्टीप्लाइड बाय, जो उसके ऊपर हम वेक्टर नहीं लिखते हैं, है ना, तो ऐसे लिखते हो, ये मैग्नीट्यूड आपको समझा रहा है, एंड ये थीटा ब्रैकेट में दिखा रहा, ब्रैकेट नहीं, ये एक एंगल बना के इसको हम थीटा दिखा रहे हैं। थीटा विल शो द डायरेक्शन। एक्चुअल में वेक्टर में जो डायरेक्शन होता है वो एक्चुअल में हम थीटा का बात करते हैं।
रेफरेंस एक्सिस से कितना दूरी पे। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको डिफिकल्ट ना लगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं वेक्टर को डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन आप समझदार बच्चे हो, आप बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, आपको तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ होगा, है ना। जैसे मैं आपको चूज और बता देता हूं, मानो कि ये एक वेक्टर है मेरा, इसको मैं बोल लेता हूं ए वेक्टर है ना बच्चों, और ये सेम डायरेक्शन पे मैंने ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर बताया। अब अगर मैं आपको पूछूं बच्चों यहां से बताओ तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन बी, ऑप्शन बी इज ग्रेटर देन ए, ऑप्शन सी ए इज इक्वल्स टू बी, और ऑप्शन डी कैन कंट से हम नहीं बोल सकते हैं। ये चार ऑप्शन हो गया, यहां से आपको पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन कितने लोगों का राइट है? आप हाथ खड़ा करो, अगर क्लास होता तो मैं बोल लेता, हैंड योर राइज योर हैंड, लेकिन आप यहां से बोल नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप जल्दी से उसको कमेंट करके बताओ ये कौन सा होगा, है ना। कमेंट करके जल्दी से बताओ, ये आपका कमेंट करने वाला सेक्शन हो गया, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, जितने लोग कमेंट करेंगे उतने को रिप्लाई मिलेगा, और मैं वैसे ही वो पिन करके इसको मैं आंसर बता दूंगा ये कौन सा होगा। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया है आपको ये कौन सा ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे देखते हैं दूसरा पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है रे भाई? पोजीशन मींस लोकेशन। अब कहां पे हो? आपकी मम्मी ने फोन करके बोला बेटा तू कहां पर है, या बेटी तू कहां पर है, तो किसी भी एक लोकेशन बताओगे ना, राइट। तो मम्मी पूछ रहे हैं तो मम्मी बता सकते हैं ये अपने बच्चे कितना दूर पे है, कितना कहां पर है, वो खुद अपना कैलकुलेशन लगा देंगे। बात समझ में ना, 5 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर है या घर के नजदीक है, ऐसा मम्मी सोच लेंगे, राइट। तो कितने देर तक आप पहुंच जाओगे घर, वो मम्मी पता चल जाएगा मम्मी को। तो ये एक लोकेशन हो गया। बट यहां पे जो हम बात करेंगे जो पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब भी वही है, लोकेशन है, विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यहां पे मैंने दो चीज बोला, एक तो आप हो गए, ये आप है ना। इसको आम आदमी पार्टी मत समझ लेना ये आप है मतलब यू, ये मैं यू लिखता हूं, यहां पे आप लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लोग कुछ और समझ लेंगे सर पॉलिटिकल बन गए। ये यू है और ये आपका मम्मी है ना, मम्मी है। अब यहां से आपका लोकेशन है, यहां पर आपका लोकेशन है और ये मम्मी का लोकेशन है, तो मम्मी आपका पोजीशन अपने रेफरेंस से ही देख रहे थे, राइट। तो हमारा पोजीशन वेक्टर भी तो वही है। Position vector is the position of a point with respect to a reference point, and that reference point in our vector is the reference point is our origin। ये क्या होता है? हमारा origin होता है बच्चों। जैसे यहां पे आपका जो रेफरेंस पॉइंट था वो आपका मम्मी थे, यहां पे हमारा जो रेफरेंस पॉइंट हो जा रहा है वो ओरिजिन हो जा रहा है। तो यहां से मैं आपको जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको बताता हूं, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस बन गया बच्चों, ये मेरा वाई एक्सिस बना, मेरा ये यहां पे ओरिजिन बना, ये वाला पॉइंट ओरिजिन बना, यहां पे एक लोकेशन P है, ये लोकेशन Q है। अब ये P से ये P पॉइंट का लोकेशन है विथ रेस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन, ये हमें एक पोजीशन बता रहा है। ये जो वेक्टर आपका P पॉइंट का लोकेशन बता रहा है विथ रेस्पेक्ट टू O पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यहां पे दो दो पोजीशन वेक्टर हमें मिल रहा है, एक ये आर क्यू मिल रहा है और दूसरा आरपी मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ये दोनों पोजीशन वेक्टर हुआ। अगर यहां पे इस पोजीशन, यहां पे अगर किसी भी एक पॉइंट का position with respect to any other point other than origin point, that vector is called displacement vector। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? displacement vector बोलते। देखो यहां पे मैं सिंपली आपको बता देता हूं कि Q का लोकेशन with respect to P, जिस वेक्टर ने Q का लोकेशन with respect to P बताया, उस वेक्टर को हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? तो हियर यू कैन राइट दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये लिख सकते हो दो आपका फाइनल वेक्टर है माइनस इनिशियल वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये आपका क्यू पोजीशन का वेक्टर हो गया, ये आपका क्यू पोजीशन का वेक्टर हो गया। तो ऐसे पोजीशन वेक्टर को बताया जाता है और यही होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। देन एज वेल एज यू कैन से दिस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आल्सो। तो यहां से बच्चों हमने दो चीज पढ़ा, एक पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और दूसरा हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, राइट।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ एंड पोजीशन वेक्टर हुआ। तो ध्यान में रखना है पोजीशन मींस लोकेशन, किसी भी दूसरा पॉइंट का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, जो वेक्टर एक्चुअली बता रहा है। और किसी भी एक पॉइंट का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट का लोकेशन मतलब पोजीशन, तो उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। एक्चुअल में बात इतना समझ में आया कि नहीं बोलो? आगे जाके हम काइनेमेटिक्स में जब पहुंचेंगे, जब हम लोग वन डायमेंशनल मोशन में पहुंचेंगे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग डेफिनेशन अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको पूरा फील आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। और फिजिक्स का अगर सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके पढ़ोगे देन यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। मैं हमेशा बता रहा हूं, यू विल फॉल इन लव विद इट। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? आगे देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम सम ट्रिगोनोमेट्रिक रोल फॉर वेक्टर एडिशन हमें करना है। कुछ वेक्टर एडिशन का कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रोल है, उसको हम देखते हैं, बहुत आसानी से देखेंगे, उसको मजा आने वाला है। पहला तो हो रहा है एक साइन रूल और दूसरा हो रहा है कोसाइन रूल। जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, मानो यहाँ पे हमारा ये साइड सी दिया हुआ है, साइड बी दिया हुआ है, ये साइड ए, उसके ऑपोजिट एंगल दिया हुआ है ए, बी के ऑपोजिट एंगल बी एंड सी के ऑपोजिट एंगल को हम सी बोल रहे हैं। यह हमें सब कुछ पता चल रहा है। फॉर एवरी ट्रायंगल साइन रूल अकॉर्डिंग टू साइन रूल, ये एक रूल है, उसको याद रखने का। जो भी साइन रूल है वो क्या बोला जा रहा है, ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ए, मतलब ये जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके ऑपोजिट एंगल। जैसे b डिवाइडेड बाई, बी के ऑपोजिट हमारा एंगल b आ रहा है तो साइन b आ रहा है, इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई साइन c। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपको कुछ देर बाद जब हम लोग एनएलएम में पढ़ेंगे तो ऐसा टाइप का एक रूल और मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे लमीज थ्योरम। जैसे आप अभी नहीं, उसको बाद में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a डिवाइडेड बाई साइन a, b बाई साइन b एंड c बाई साइन, ये तीनों के तीनों रेशियो क्या है, एक्चुअल में इक्वल है। तो ये हमारा होता है साइन रूल। दूसरा जो हमारा है रूल, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, जैसे कोई भी एक साइड आपको चाहिए, मानो कि ये साइड हमें चाहिए, ए साइड चाहिए, तो हमें बचा हुआ है ये हमें पता है, और ये एंगल आपको ए वाला एंगल आपको पता हो गया। तो उस सिचुएशन में आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल का दोनों साइड का लिखना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b इंटू सी इंटू कॉस ए। ये जो ऑपोजिट एंगल था उसको हम लोग कर रहे हैं। अगर हम b को देखेंगे तो b के ऑपोजिट एंगल b है और उसके दोनों साइड में a एंड c है, तो सिंपल आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी इंटू कॉस बी। तो ये आपको समझ में आ गया, एंड c का भी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से ये कोसाइन रूल एंड साइन रूल आपको दोनों समझ में आ गया, क्योंकि अभी हम एडिशन में, जो वेक्टर एडिशन में हम इसको साइन रूल एंड कोसाइन रूल को हम ऐड करेंगे, उसको हम देखेंगे, उसका एप्लीकेशन को देखेंगे सही से, है ना बच्चों? मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया। ओके, तो दूसरा यहाँ पे हमें आ रहा है जो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल रूल हमें क्या कह रहा है? ट्रायंगल रूल एक्चुअल में उसमें एक ये रूल है, उसको थोड़ा देखना है, उसको थोड़ा याद रखने का आप कोशिश करो। जैसे बोल रहा है when two vectors represent successive sides of a triangle, then third side in opposite direction gives the sum of two vectors or resultant vectors। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे यहाँ पे वेक्टर a एंड b है, मानो कि ये वेक्टर a एंड b है, ये a एंड b वेक्टर दिया हुआ है, बात समझ में आता है? अगर मैं कहूँ ये a एंड ये वाला b हमारा किसी भी एक ट्रायंगल का, ये a है ये b है, किसी भी एक ट्रायंगल का, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना, सेंस सेम है, इस डायरेक्शन पे चल रहे हैं। तो ये और ये दोनों का अगर वेक्टर सम हमें चाहिए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, और यू कैन से एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो ये आपको यहां पे बोला गया कि टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट सक्सेसिव साइड्स ऑफ a triangle, then third side in opposite direction give the sum of टू वेक्टर्स, और यू कैन से रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे a एंड b हमारे पास दिया हुआ है एंड b का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है थीटा। हमने क्या करा, इसको यहाँ पे कॉमन दोनों एडजेसेंट साइड हमने बना लिया, जो दोनों सक्सेसिव साइड ये a है ये b हो गया है, दोनों को हमने ऐसा आराम से लिखा है। अब यहां से इस पॉइंट तक एक शॉर्टकट वेक्टर जो हमें दिखा रहा है, जिसको हम लोग c वेक्टर बोल रहे हैं, दैट इज योर
रिजल्टेंट वेक्टर्स। बात इतना समझ में आ रहा है? तो वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म c इक्वल्स टू a प्लस बी। सी को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी। अगर बच्चों यहां पे मैं बोलूं ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इन बिटवीन दिस ये वाला एंगल कितना होगा? ऑब्वियस बात है पाई माइनस थीटा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी देखो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले हमें ये दो वेक्टर के बारे में पता, मतलब ये साइड और ये साइड हमें पता है, ये एंगल भी आपको पता है, ये वाला एंगल, क्योंकि आपका जो नो वेक्टर के बीच का जो एंगल डायरेक्शन है वो आपको पता चल जाता है ना। तो आपको सी वेक्टर चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल हम बोल सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू कॉस एंगल बिटवीन दिस। मतलब यहाँ पे कितना है? पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो उसका वैल्यू होता है कॉस थीटा, बट हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है। तो हमने ये करा एंड सी का वैल्यू जो है वो हमने यहां से निकाल लिया और यही होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअल में सी रिजल्टेंट वेक्टर जो है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी होता था। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इतना समझ में आता है? अगर हमें ये अल्फा एंगल चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए? ये अल्फा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल जो है मैंने आप सोचा कि ये अल्फा एंगल है, तो अल्फा एंगल भी आप निकाल सकते हो। देखो b डिवाइडेड बाय, आप बोल सकते हो v डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, एंड आपके पास c का वैल्यू पता है c डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस थीटा, ये आप बोल सकते हो, है कि नहीं? बोलो। तो अब यहां से देखो अल्फा का जो, सॉरी यहाँ पे थीटा मैंने लिख दिया, ये अल्फा होना चाहिए, तो साइन अल्फा कैन बी रिटन एज b डिवाइडेड बाय c इंटू साइन पाई माइनस थीटा, एंड साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है कि नहीं? बोलो भाई। तो ये हमारा आया। तो देखो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अल्फा एंगल है तो साइन इनवर्स v डिवाइडेड बाय c इंटू साइन थीटा, ये हो सकता है, बट यहाँ पे आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिया तो अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ये लॉ को, इसमें हम रूल को प्रूफ करने के लिए हमें एक्चुअली क्या करा? साइन रूल एंड कोसाइन रूल को हमने इस्तेमाल करा, और दोनों रूल को इस्तेमाल करके हमने रिजल्टेंट वेक्टर्स और या फिर एंगल जो भी है, और रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल और डिफ्लेक्ट कर रहा है वो चीज हमें सब कुछ निकाल लिया। अब ये जो सी का जो वैल्यू आया है ना बच्चों, ये आपको दूसरा लॉ जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उस लॉ से भी आप वही सेम रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, रोल अलग अलग हो सकता है। बात समझ में आया? तो आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, बच्चों मैं आपको बता देता हूं, सब्ट्रैक्शन भी एक एडिशन वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन भी एक एडिशन वेक्टर है। जैसे आप बोल सकते हो हमें क्या करा, सी वेक्टर यहाँ पे डी वेक्टर ले लेते हैं, डी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस माइनस वी वेक्टर, तो ये भी तो एडिशन वेक्टर हो गया ना बच्चों। ये जो माइनस बी मैंने लिखा इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव वेक्टर बच्चों। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं नेगेटिव वेक्टर या फिर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर is a vector of same magnitude but opposite in direction। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने बता दिया ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है कि नहीं? बोलो। अब a माइनस b मेरे को चाहिए, दैट मीन्स आई कैन राइट a प्लस माइनस ऑफ बी। अरे लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो ना भाई। तो मैं ये लिख सकता, तो इसका मतलब इसको मैं ऑपोजिट सेंस में लगा दिया, दैट इज माइनस वी वेक्टर हो गया बच्चों। तो देखो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ ये ए वेक्टर हो गया, ये मेरा माइनस वी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया माइनस वी वेक्टर, एंड दिस रिजल्टेंट विल शो दिस इज, आप बोल सकते हो ये वाला आपका डी वेक्टर हो गया, एंड दैट डी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो यहां से तुम देख सकते हो एक्चुअल में जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? एडिशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? नेगेटिव वेक्टर के साथ किसी भी एक वेक्टर को अगर ऐड कर दोगे तो वो हो जाता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट? ये समझ में, ऑफ ए नहीं भैया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होगा। तो ये हमें समझ में आता है। बात समझ में आया ना? तो आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मानो कि ये दोनों के बीच में आपको एंगल दिया हुआ है, ये मानो कि ये आपको थीटा दिया हुआ था,
तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये होता तो ये थीटा होता, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो गया बच्चों। ये थीटा हो गया तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो अब इसमें पुट कर सकते हो, कोई शक वाली बात यहाँ पे नहीं आता है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस वेक्टर से भी आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। आगे देखते हैं जो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बच्चों ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है? कंपोनेंट मींस व्हाट? कंपोनेंट मींस पार्ट्स। क्या होता है? पार्ट्स होता है। जैसे ये पेन होता है, सपोज ये पेन है, उस पेन से मैंने सब कुछ खोल दिया, इसका अलग अलग पार्ट हो गया, उसको सब कुछ क्या हो जाता है? अलग अलग पार्ट हो जाता है। जैसे आपका ये भी एक पार्ट हो गया, आपका नाक भी एक पार्ट हो गया, आपका आंखें भी एक पार्ट हो गया, हाथ भी एक पार्ट हो गया, सब कुछ एक पार्ट है। दैट मीन्स वो सारे आंखें, नाक, कान जो भी है वो सारे के सारे क्या है एक्चुअल में? कंपोनेंट्स ऑफ यू। एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये कंपोनेंट ऑफ यू। इसका मतलब हम एक्चुअल में जो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर देख रहे हैं उस वेक्टर का कितने सारे कंपोनेंट्स हो सकता है। जैसे मैं बच्चों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मानो ये ए वेक्टर है, मानो ये वी वेक्टर है, ये हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंस पे लगाया ये सी वेक्टर। दैट मीन्स आप यू कैन राइट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, लिख सकते हो ना। तो अब बोल सकते हो ये ए एंड बी दोनों क्या है एक्चुअल में? कंपोनेंट वेक्टर्स, या फिर आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ दिस सी वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है बाकी दूसरा वेक्टर उसका ही क्या हो जाता है? कंपोनेंट हो जाता है। जैसे आप यहां से देख सकते हो ये ए वेक्टर हो गया, ये मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर हो गया, ये मैं बोल सकता हूँ सी वेक्टर हो गया, ये मैं बोल सकता हूँ डी वेक्टर हो गया। अब अगर यहां से मैं इसको ज्वाइंट कर लूं, ये इनिशियल पॉइंट और ये मेरा फाइनल पॉइंट, ये मान लो एफ वेक्टर हो गया, ये ए था। तो मैं लिख सकता हूँ एफ वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब यहां से बोल सकते हो ये सारे के सारे एक्चुअल में क्या हो रहा है? उस एफ वेक्टर का कंपोनेंट है। मैं ये एक चीज और भी बता देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट वेक्टर हमेशा उस वेक्टर से छोटा हो जाए, ये हो सकता है उस वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है उस वेक्टर से छोटा भी हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं ये मान सकता हूं, यहां से मैं ये मान लो ये ए वेक्टर है, ये मानो बी वेक्टर है, दैट विल बी योर सी वेक्टर। एंड सी देखो यहाँ पे आप, ये मेन वेक्टर हो गया, ये बी एंड सी ये दोनों तो कंपोनेंट है, तो C इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहां से जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हो, अपने आंखों से देख पा रहे हो कि ये जो C वेक्टर है मेन वेक्टर इज लेस देन B एंड C, या दैट मींस यू कैन से कंपोनेंट वेक्टर्स, राइट। इतना आपको समझ में आता है तो ये कंपोनेंट वेक्टर हो जाता है। फिर यहां से कंपोनेंट वेक्टर से हमें ना और कुछ मिलता है जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, जैसे अभी देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। जैसे मानो कि ये एक वेक्टर हो गया, इसको वेक्टर को हम बोल लेते हैं मानो आर वेक्टर। क्या हो गया? ये आर वेक्टर हो गया। अगर ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, यहां से मैं एक मानो कि ऐसे एक एक्सिस बना लिया ये, और मैंने यहां से दूसरा एक्सिस बना लिया जिसको मैं बोल लेता हूं ये वाई। बस इतना ही करा, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है इसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूं, ये मानो कि क्या हो रहा है, ये इसका एंगल थीटा बन जा रहा है। अब देखो इसका अगर इसको मैं अगर एक मैग्नीट्यूड मानूं तो ये वाला मेरा क्या बन जाता है? ये वाला मेरा बन जाता है आर साइन थीटा। बच्चों मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये मैं क्यों लिख रहा हूं। और ये जो नीचे है ये वाला पोर्शन बेस क्या बन जाएगा? आर कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये मेरा हाइट बन जाता है या फिर परपेंडिकुलर, और ये मेरा बेस बन जाता है। बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो वेक्टर यहाँ पे मैंने जो आर वेक्टर लिखा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कोई भी वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर मानो कि ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मानो इसका परपेंडिकुलर है, मानो कि ये जो मैंने वेक्टर लगाया ये वाला परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये जो यहां से ये सी तक मैं सी बनाऊंगा तो ये हो गया मेरा सी वेक्टर। ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो सी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी। अगर ये दोनों कंपोनेंट के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री है, वो अगर 90 डिग्री है, देन हम बोल सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। दैट मींस आपने सुना है, आपने अभी अभी समझा है, if components of two vectors, if components of a vector, if two components of a vector is perpendicular,
अगर कोई भी एक वेक्टर का दो कंपोनेंट है और वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है बच्चों। अब अगर ऐसा है सिचुएशन में हम वो दोनों कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा को बच्चों, ये वाला ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ये। अरे लिख सकता हूं ना, इस डायरेक्शन पे एक्स डायरेक्शन पे है तो मैं ये एक्स डायरेक्शन का वेक्टर मान लेता हूं, क्योंकि हमने ये एक एरो से डिफाइन करा, तो ये एक वेक्टर मान लेते हैं, इसका डायरेक्शन ये है, दूसरा वेक्टर ये हो जा रहा है। अब ये जो आर वेक्टर है उसको आप ये वेक्टर और ये वेक्टर बोल सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि आर एक्स कंपोनेंट, और इसको मैं बोल सकता हूं आर वाई कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट। तो आई कैन राइट आर वेक्टर इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई, क्या लिख सकता हूं मैं। अब ये दोनों ही क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बच्चों यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू, यहां से हमने देखा है आर कॉस थीटा हो रहा है, और यहां से इसका परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो आर साइन थीटा हो जा रहा है। अभी अगर थोड़ा बहुत आपको अगर पता है कि हमने जैसे दो कंपोनेंट स्टैंडर्ड कुछ वेक्टर्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक आई कैप होता है और एक जे कैप होता है। एक्स डायरेक्शन पे जो होता है उसको हम लोग आई वेक्टर बोलते हैं या फिर आई यूनिट वेक्टर होता है, और जो y डायरेक्शन पे होता है हम उसको जे कैप बोलते हैं बच्चों। अब यहां से हम देख सकते हो ये हो गया, मानो जे y डायरेक्शन का ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, अगर उसके साथ आप j लगा दोगे तो ये वेक्टर बन जाता है, और ये x डायरेक्शन का ये मैग्नीट्यूड है, इसके साथ अगर आप i वेक्टर लगा दोगे तो ये अगर i कैप लगा दोगे तो ये इस वेक्टर हो गया। तो x एंड y वेक्टर हमें पता चल गया। अब ये हो जा रहा है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो एक चीज इसको हम लोग रेजोल्यूशन से भी बोलते हैं, अभी रेजोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ये आर वेक्टर है, तो ये अगर थीटा डिग्री बना रहा है तो ये बेस क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला आपका बनता है आर साइन थीटा। अरे बोल सकता है कि नहीं बोलो। अब इसको अगर मैं यहां पे ले चला जाऊं, कोई शक वाली बात नहीं है, मैं ऐसे चेंज कराता हूं, उसका शिफ्ट कर सकता हूं, उसका डायरेक्शन में चेंज नहीं करा सकता। मैं यहां था यहां ले जा सकता हूं, यहां था ऊपर ले जा सकता हूं, नीचे ले सकता हूं, बट ये ऐसा था इंक्लाइंड में नहीं कर सकता। जैसे उसका डायरेक्शन था वैसा ही उसका डायरेक्शन मेरे को रखना है। तो इसको एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी हो गया, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं फिर आपको और भी मजा आ जाएगा। जैसे पैरेललोग्राम रोल ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और ये हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों अगर अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोल देता हूँ, इफ मैं क्या करना है, टू वेक्टर्स, यहाँ पे जो टू वेक्टर आपको दिख रहा है, अगर हम क्या करें ये दोनों वेक्टर को एक कॉमन पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे इसको मान लो कि इफ वी प्लेस्ड दिस टू वेक्टर्स एट ए कॉमन पॉइंट एंड हम अगर इसको एक पैरेललोग्राम बना दे, अगर हम इसको क्या बना दे, वैसा ही देख के हम अगर इसका पैरेललोग्राम बना दे, जैसे ये हमारा ए वेक्टर हो गया, इसका ऑपोजिट जो साइड है उसका वो भी ए वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही सेम है, इधर मैंने बी लिखा तो ये भी बी हो जाएगा। अगर ऐसा मैं कंप्लीट एक पैरेललोग्राम बना दूंगा, मैं अगर एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना दूं तो उस सिचुएशन में उसका जो डायगोनल्स है वो एक्चुअल में मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर बताते हैं। जैसे जो यहाँ पे बड़ा वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल आपको दिख रहा है, ये हमें आर वेक्टर मिलता है, एंड दैट आर वेक्टर विल रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर ये मैं छोटा वाला जो डायगोनल है यहाँ पे, ये वाला डायगोनल अगर मैं लू, दैट मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको डी वेक्टर, एंड दैट डी वेक्टर मीन्स व्हाट, ए माइनस बी। तो आप यहाँ से बोल सकते हो जो मेन डायगोनल है, ओरिजिनल डायगोनल आपको शो करता है एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, एंड जो आपका छोटा डायगोनल है, द सेकंड डायगोनल विल शो द डायरेक्शन ऑफ जो रिजल्टेंट, ऑब्वियसली वो भी रिजल्टेंट है, बट इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज सब्ट्रैक्शन वेक्टर। सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन वेक्टर ऑफ अ वेक्टर विथ अ नेगेटिव वेक्टर। बात समझ में आ रहा है हमें? सारे के सारे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे कैसे निकाला जाता है, देखो यहाँ पे मैं आपको आराम से बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इसको मिटा देते हैं। अभी आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ऐसा सिचुएशन है ना। तो बच्चों देखो ये वाला एंगल तो हमारा थीटा है, अगर मैं ये बी है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी बी होगा। अगर मैं इसका कंपोनेंट यहाँ पे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी कॉस थीटा, इसका मैं कंपोनेंट क्या लिख सकता हूँ, बी साइन थीटा। बच्चों ये आपको समझ में आया। अब देखो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर ही होएगा,
जो ये आर वेक्टर होगा कि नहीं बोलो। अगर मेरा ये रिजल्टेंट आर वेक्टर हो रहा है तो मेरे को एक ट्राइंगल मिल गया। मेरे को क्या मिला? एक ट्राइंगल मिला। कौन कौन सा ट्राइंगल? इसको मैं ओ मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। तो मैं ट्राइंगल मिला ओ ए एंड बी। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। अब इस सिचुएशन में जब आपको एक ट्रायंगल मिल गया तो इसका आपको आर आपको हाइपोटेन्यूज मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आर आपको हाइपोटेन्यूज मिलेगा। और जो आपका बी साइन थीटा है वो आपको क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर मिल रहा है। एंड ए प्लस बी कॉस थीटा जो है वो आपको बेस मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। तो ये ओ ए जो है ये आपको इतना है, तो यहां से तो यहां तक आपका ए है और ये आपका बन जाता है बी कॉस। इतना समझ में आ रहा है? तो ये हमें एक ट्रायंगल मिला। अगर मैं इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालू, दैट मीन्स हमें चाहिए आर वेक्टर का वैल्यू। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल है, तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यू कैन राइट ओ ए का मतलब ए प्लस बी साइन सॉरी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। अब यहां से इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, इसको मैं तोड़ दूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा आ रहा है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स है। एंड यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं अगर कॉमन ले लू, ये ए एंड बी को मैं बाहर कर लू, देखो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ, बी स्क्वायर को बाहर कर दिया, ये कॉस और ये साइन, दैट मीन्स यहाँ पे 1 मिल जाएगा प्लस 2ab cos थीटा, दैट मीन्स यू कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड दैट इज योर आर स्क्वायर। अगर आपको आर चाहिए तो आप यहां से इसको अंडर रूट कर दोगे तो आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो आर कैन बी रिटन एज अंडर रूट, ये आप बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos theta, and theta, keep it in your mind, theta is the angle between these two vectors, right? ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिला, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये क्या हो रहा है? हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आया? ओके, अगर आपको इस वेक्टर से ये कितना ऐसे लीड किया हुआ है, कितना लीड किया हुआ है, ये अगर हम आर वेक्टर को देखेंगे तो आर वेक्टर का डायरेक्शन ऑब्वियसली फ्रॉम दिस ए वेक्टर हमें आपको निकालना है। तो उस सिचुएशन में आपको देखो, ये आपको अल्फा है, ये परपेंडिकुलर आपको पता है एंड बेस पता है। तो हम अगर टेन का वैल्यू लगा दे, टेन थीटा या टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या था? टेन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट मींस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं बोलो। तो यहां से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स, पूरा होल वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बस खत्म हो गया। यहाँ पे हमने जो मैग्नीट्यूड निकाला, यहाँ पे हमने क्या निकाला, जो भी डायरेक्शन ये वगैरह वगैरह हमने सब कुछ निकाल लिया। जल्दी से आप इसको नोट कर लो, अब जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट नहीं पूरा नोट करो, मजा आ जाएगा आपको। तो आपने समझ समझ के किया है ना। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, आप मेरे को कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब सोशल मीडिया के थ्रू मेरे साथ जोड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम इंस्टा एफबी पेज है, उसमें आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अब वहां से जाके मेरे साथ बात भी कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। तो दूसरा देखते हैं, यहाँ पे बहुत मजादार एक सिचुएशन अराइज हुआ है, जो वेक्टर एडिशन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। दो वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। जैसे बच्चों देखो, ये ए वेक्टर है, ये दूसरा भी ए वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अभी हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। ओके, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बच्चों इतना समझ में आया। हमने क्या करा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, जो पुराना जो हमारा इस पिछले स्लाइड वाला, इस स्लाइड का जो हमने इसमें मैग्नीट्यूड निकाला, वही मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे पुट करा, बस वैल्यू को पुट करा, बस निकाल दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं बोलो जल्दी से। ऑब्वियस बात है, मैं ये लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां से देख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू ए, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रूट 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं बोलो।
अब 1 + cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा टाइप का है। तो मेरे को याद आ रहा है, कुछ ना कुछ मेरे को दिमाग में खेल रहा है। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। बच्चों याद आया कुछ? ऑब्वियस बात है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं देखो यहाँ पे मेरे को थीटा चाहिए, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1+ चाहिए तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन को मैं 1 - cos स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे 2a लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए बन जाएगा। और यहाँ पे -1 है, तो इसको अगर मैं राइट साइड लेफ्ट साइड में ले आ जाऊं तो 1 + 2 ऐसा मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे 1 अगर 2a होता है तो मैं लिख सकता हूं 2 × cos स्क्वायर ए। दैट मीन्स अगर मेरा ये थीटा को मैं इक्वेट कर लू ट्वाइस ए के साथ, तो वही सिंपल फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं, 2a √2a को बाहर करा, दैट मीन्स यू कैन राइट 2 cos स्क्वायर, और ये थीटा था, थीटा को हम 2 ऐसे मान रहे हैं, तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो। और ये हमारा अंडर रूट था, तो इस अंडर रूट से ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये ए आया। और यहां से cos स्क्वायर था तो ये cos थीटा आ जाएगा। दैट मीन्स अगर दोनों इक्वल वेक्टर से, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो बच्चों मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं। बच्चों यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। ये मैंने ये पे क्या लिखा, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2a cos थीटा/2। ये आपको बहुत ही जरूरत पड़ता है, एक इलस्ट्रेशन में लूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। दे जरूरत पड़ता है आपको, बहुत बार जरूरत पड़ेगा। इवन आपको फोर्स का फॉर्मूला जब हम करेंगे, जब लॉज ऑफ मोशन में हम पहुंचेंगे, तो ऐसा टाइप का मिलता है आपको, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब अच्छा एक चीज, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, राइट। अब यहाँ पे ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा, ऑब्वियस बात है थीटा/2। दोनों इक्वल है तो बीच में फाड़ के निकलेगा कि नहीं, बोलो तुम। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात हो जा रहा है। क्योंकि जिस डायरेक्शन पे जिस पे अगर वाइस वाला ज्यादा होता तो उसके पास होता है कि नहीं, बोलो। तो उस सिचुएशन में हमारा ये आता है। आगे देखते हैं कुछ और, कुछ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मिल गया, जिसको टू फोर्सेस ईच ऑफ 60 न्यूटन मैग्नीट्यूड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ईच ऑफ 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन आर एक्टिंग ऑन 12 kg mass at an angle of 60 degree with each other। ठीक है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मास, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मास। देखो यहाँ पे एक बॉडी है, जैसे ये बॉडी है जिसका 12 kg मास है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ, जैसे कैसे प्लेट पे रखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, तो मान लेता हूं ये 60 न्यूटन लगा। दूसरा फोर्स भी 60 न्यूटन, दोनों इक्वल मास है, तो ये भी 60 न्यूटन लगा। सॉरी ये मैंने डिग्री लिख दिया। अब यहां से दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी तो 60 है बच्चों। इतना समझ आया कि नहीं? अभी पूछ रहा है कि रिजल्टेंट फाइंड द एक्सीलरेशन, क्या निकालना है हमें, एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये तो आपको पता है, क्लास 9 में ही पढ़े हैं, है ना। तो आपको अभी नेट फोर्स चाहिए। यहाँ पे नेट फोर्स कौन सा होगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी द नेट फोर्स। सो यू कैन राइट, जो हमारा नेट फोर्स है ये इधर होगा, बीच में से फाड़ के निकलेगा, हमें ये डायरेक्शन पे हो रहा है। अगर नेट फोर्स आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो 2 × a × cos थीटा/2। यही तो हमारा फॉर्मूला था। तो देखो यहाँ पे 2 × a मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाई cos 30, ये हो रहा है। तो आप बोल सकते हो 2 × 60, और यहाँ पे cos 30 मतलब ये डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये हो रहा है 60 डिवाइडेड 60√3, ये हो रहा है आपका फोर्स। ये आपका क्या हो रहा है, नेट फोर्स। अगर आपको एक्सीलरेशन चाहिए देन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, राइट बच्चों। तो यहाँ पे मैंने ये मैग्नीट्यूड ले लिया, तो आपको बोल सकते हो 60√3 डिवाइडेड बाय 12, दैट मीन्स 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर will be your acceleration and this is your net force। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, जो फोर्स का, नेट फोर्स का वैल्यू 60√3 न्यूटन ही आ रहा है। उस फॉर्मूला से हमने निकाला, या फिर आप बिना फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। यहाँ से अगर एफ को एफ नेट चाहिए तो आप बोल सकते हो, और ये ऐसा लिख सकते हो f² प्लस 2f² इंटू cos 60। यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू पुट करो, फिर निकालते रहो, फिर आपको यही सेम चीज मिलने वाला है। पर वो उसको करके देख लेना ये सही में आ रहा है कि नहीं, है ना। उसका आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये इतना तो समझ में आ गया। तो
आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आगे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हमने एडिशन मिल गया, सब्ट्रैक्शन मिल गया, उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स को हमें पढ़ना है, और भी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये सारे चीज, बहुत सारे चीज हमें पढ़ना है। तो हम एक एक करके सबको निपटाएंगे और मजा आ जाएगा आपको। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो यस बटन को क्लिक करिए। सॉरी, यहाँ पे तो यस बटन होता भी नहीं है। अब यस लिख के भेजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मेरे को बताइए, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हो। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी लॉकडाउन के टाइम में पढ़ने का सोच रहा है, उसको भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लो, मदद कर लो। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय बाय।